हेनरी किसिंजर ने कहा था, टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल. 18 days ago, on an early Saturday morning, US and Israeli forces carried out a comprehensive military attack on Tehran and adjoining areas, causing severe casualties and also the demise of Tehran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. A sky full of Israeli and American drones and missiles and chaos everywhere. लेकिन असली धमाका दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहा था. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. आज जंग शुरू हुए 18 दिन हो चुके हैं. यूएस अभी तक इस जंग में $26.7 बिलियन अप्रोक्सीमेटली खर्च कर चुका है. ये फिगर कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है, ये पेंटागन की रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ वॉर का एक सिंपल मैथमेटिकल ब्रेकडाउन है. Each day in this war is costing US approximately $1.83 billion. पर इस वॉर की कॉस्ट सिर्फ कॉस्ट ऑफ वॉर तक लिमिटेड नहीं है, इट हैज अ ग्लोबल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट. जैसे कि हम पुरानी एपिसोड में बता चुके हैं कि कैसे इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया. पर ये एस्केलेशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल शॉक है फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स इन रीसेंट टाइम्स. Geopolitical conflicts historically transmits economic shocks through energy markets, supply chains, trade flows and financial market volatility. क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन का हब नहीं है, बल्कि ये मैरीटाइम ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट पिट स्टॉप है. Any disruption in this region has immediate repercussion for the global supply chain. It wouldn't be wrong that this event has sent shock and fear and panic all across the financial markets and sectors, and each and every asset class is affected. अगर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नज़रिए से देखें, करंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल वेरिएबल्स पर असर करता है, इंक्लूडिंग कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन प्रेशर, ग्लोबल ट्रेड कॉस्ट, इक्विटी मार्केट वोलेटिलिटी, करेंसी इंस्टेबिलिटी एंड सॉवरेन रिस्क प्रीमियम्स. और ये कॉस्ट लिमिटेड नहीं है जस्ट टू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. इमीडिएट कॉस्ट जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इस वॉर में रेड लाइन आफ्टर रेड लाइन क्रॉस हो रही है. न्यूटन ने बोला था, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. यूएस ने ईरान की वाटर डिस्टिलेशन फैसिलिटी को अटैक किया. उन्होंने रिस्पॉन्ड में कतर की वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को हिट किया. ईरान में तेहरान में ऑयल स्टोरेज डिपो हिट हुआ एंड दे आर टारगेटिंग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द रीजन. इट्स अ फुल ऑन टिट फॉर टैट. एंड रिसेंटली अ सेंट्रल बैंक इन तेहरान वाज हिट. अब तेहरान फेडरल रिजर्व यूएस को तो हिट करेगा नहीं, सो नाउ द होल फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ मिडिल ईस्ट इज अंडर डायरेक्ट थ्रेट. अब हम इस जंग के शॉर्ट टर्म मार्केट रिएक्शन एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट समझना चाहते हैं तो हमें इन सब फाइनेंशियल चैनल्स को समझना होगा. एनर्जी क्राइसिस और कमोडिटी मार्केट्स में क्या हो रहा है? एनर्जी मार्केट्स तो इस जंग की सबसे पहली नॉन ह्यूमन कैजुअलिटी थी, और इस वॉर में मिडिल ईस्ट में जो फाइनेंशियल चैनल है मिडिल ईस्ट का, उसको बिल्कुल इनफेक्टिव बना दिया. द रीजन अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड अराउंड 18% ऑफ नेचुरल गैस प्रोडक्शन, मेकिंग सप्लाई डिसरप्शन हाईली कॉन्सिक्वेंशियल फॉर ग्लोबल मार्केट्स. एनर्जी मार्केट्स, स्पेशली क्रूड एंड ब्रेंट, मेटल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज, US dollar, gold, all are reacting to market panic that is exposing the ever-going cracks in the financial systems. इस वॉर का सबसे बड़ा कंसर्न था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी इंपॉर्टेंस हम पुरानी एपिसोड्स में ऑलरेडी बता चुके हैं. ये एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया का एक सब्सटैंशियल हिस्सा गुजरता है ऑयल और एनर्जी शिपमेंट्स का. अगर यहाँ शिपमेंट डिस्टर्ब होती है या ब्लॉकेड होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम हो जाती है और ऑयल प्राइसेस रैपिडली ऊपर जाती हैं. ऑल्दो ईरान ने अलाउ किया फॉर पासिंग ऑफ ऑयल फॉर कपल ऑफ कंट्रीज
but Iran is selling the highest level of oils ever. And due to this blockade, which they have created by themselves, according to reports, US Central Command बोल रही है that we cannot provide effective security escort to commercial vessels as we are busy with the conflict right now. Crude oil, Brent, is the most affected commodity out of all these markets because of the closure of the Strait of Hormuz by Iranian military forces. And if it continues, we are about to witness the highest prices, quote unquote, of crude oil in the history. दूसरी तरफ रीसेंट मार्केट रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि टेंशंस ने ऑलरेडी ट्रिगर कर दी है स्पाइक इन ऑयल प्राइसेस एंड वोलेटिलिटी इन एनर्जी मार्केट्स, with Brent briefly surging as markets anticipated supply disruption. जैसे कि मैंने पहले बोला कि ऑयल मार्केट सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई हैं इस अटैक से। 27 जनवरी 2026 को मार्केट के क्लोज हुई थी, प्राइस थी क्रूड ऑयल की $68.7 पर बैरल, और जब 2 मार्च 2026 को मार्केट खुली तो एकदम से प्राइस 118 USD पर बैरल हो गई, which is the highest price increase in terms of one day single trading session. It is a 78% gain in a single session, eventually cooling down and continuing to trade sideways. At the time of recording this episode, the crude price is $97.18 per barrel. और जैसे हालात जा रहे हैं, $150 could soon be a reality. अब जितनी एनर्जी प्राइसेस ज्यादा होंगी उतनी ही कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे। इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी फॉर कंज्यूमर्स, प्रेशर जो है पड़ेगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे, और ये इफेक्ट ग्लोबल है, रीजनल नहीं है। और ये प्राइस शॉक एक्सटेंड करता है बियॉन्ड ऑयल एंड गैस मार्केट्स। फॉर एग्जांपल, डिसरप्शन to Gulf routes have recently pushed aluminum prices to the multi-year highs due to supply chain disruptions of the region. Let me tell you the curious case of gold. जब यूएस ने ईरान पर अटैक किया तो सारी दुनिया सदमे थी, लेकिन एक तबका था जो अंदर ही अंदर बहुत खुश था, और वो तबका था गोल्ड का बुलियन इन्वेस्टर का, जिनको ये लग रहा था केस अटैक के होते ही जब गोल्ड की मार्केट खुलेगी तो गोल्ड एक नया हाई करता ही चला जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए था, एज गोल्ड इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सेफ हेवन फॉर मार्केट, और मार्केट में जब भी कोई डर का माहौल बनता है तो वो गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और जो हुआ वो देखने लायक था। मार्च 2026 को गोल्ड मार्केट 5403 पर खुली थी, तो गोल्ड इन्वेस्टर्स में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन तब से लेकर आज तक गोल्ड सिर्फ नीचे ही जा रहा है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, द गोल्ड प्राइस आर एट 5023, विच इज डाउन बाय 7.5%। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, लॉजिस्टिक्स महंगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। इसका फाइनल इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर परचेजिंग पावर पर, यानी लोगों की खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब ये होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। और इसका सिंपल सा आप एक रिजल्ट देख लें, पेट्रोल प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आर राइजिंग, और अगर हम देखें कि 10% रेज रिटर्न करती हैं मार्केट्स आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगी, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो टाइटन होगी बाय 0.8%। यूएसए को तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है,
और यूरोप, साउथ एशिया और बहुत सारे नॉन ओपेक नेशंस इस जंग के इफेक्ट को बर्दाश्त करेंगे विदाउट बीइंग देयर फॉल्ट। वॉर का तीसरा बड़ा इंपैक्ट होता है ग्लोबल ट्रेड पर। जब पर्शियन गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, कार्गोस डिलेज होते हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। इसका रिजल्ट होता है कि इंपोर्टेड गुड्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और जो है इंटरनेशनल ट्रेड उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये कुछ हद तक कोविड ने जो सप्लाई चेन पर इफेक्ट किया था, ये उस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर आप पाकिस्तान का केस देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 68 रुपीज बढ़ी हैं और डीजल की प्राइसेस 55 रुपए बढ़ी हैं और गैस के तो पाकिस्तान ऑलरेडी शॉर्टेज फेस कर रहा है पिछले कई अरसे से सर्दियों में। और जो रोजमर्रा की अशिया है उनकी प्राइसेस पाकिस्तान में इस वक्त कंट्रोल में है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम सूबाई हुकूमतें कंट्रोल कर रही हैं ये प्राइसेस रमजान की वजह से, क्योंकि जंग रमजान में शुरू हुई है और रमजान में ऑलरेडी सारी हुकूमतें सब्सिडीज देती हैं रोजमर्रा की अशिया पे। फाइनेंशियल मार्केट्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पर बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो अक्सर ग्लोबल मार्केट शॉक्स में जाती हैं। इन्वेस्टर सेफ एसेट की तरफ भागता है जैसे कि गोल्ड और इमर्जिंग मार्केट से कैपिटल निकालता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर डिप्लोमेटिक सिग्नल्स हों कि टेंशन्स कम हो सकती हैं तो मार्केट्स कभी कभी गिरती नहीं है लेकिन रिकवर भी कर जाती हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट का डायरेक्ट लिंक है। वॉर का इम्पैक्ट करेंसीज पर भी पड़ता है। जिन कंट्रीज का वॉर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है उनकी करेंसीज वीक हो सकती हैं, कैपिटल बाहर निकल सकता है उनकी मार्केट से और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर सकता है उन मार्केट्स में। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स को डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है फॉर प्राइवेट बोरोवर। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। एनर्जी शॉक्स विल गिव राइज टू इन्फ्लेशन एंड डिसरप्शन टू ग्लोबल ट्रेड रूट्स। ये सब मिलकर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो स्टैगफ्लेशन का भी हो सकता है केस, यानी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन हाई इन्फ्लेशन। At the time of writing this episode, recording this episode, and editing this episode, and finally getting it to you, the stock markets across the globe have been continuously in a downward spiral. As panic sweeps investor confidence, and we can see a rush towards safety as investor flocks to cash out their long term exposure in equities and convert into cash, aka US dollar. The three benchmark US indices, the Dow Jones, the S&P 500, and the Nasdaq 100, are significantly down from the 52-week high hit on 26 January 2026. The Dow Jones tracks 30 industrial companies of the US and hence is the most affected by the higher energy prices. Since the attack on Iran, the Dow Jones is down by 7.6%, S&P 500 is down by 6.7%, and the Nasdaq 100 is down by 8.1%. The coming days and weeks could also witness a spike in volatility as investors will have no choice but to exercise caution. खैर, जब यूएस या दुनिया की किसी बड़ी मार्केट में कोई स्टॉक मार्केट में कोई धमाका होता है तो वो सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दुनिया की सब मार्केट्स में एक उसका झटका जाता है। जहां यूएस की मार्केट्स का हाल ऑलरेडी बुरा था, वहां यूरोप, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान और दीगर मुल्कों की मार्केट्स इसके लपेटे में आ गई हैं। फिल वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो यूरोप की डैक्स 40 10.64% डाउन है, यूके 100 7.85% डाउन है,
जापान की निकी 2 to 5 15.12% गिर चुकी है और ये सिलसिला फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहा। यूएई की हाईली वैल्यूड प्रॉपर्टी मार्केट भी इस सवाल से बच नहीं सकी है, एज दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स इज डाउन बाय 30% in the last 14 days only, like 14 trading days. अब तक जो हमने बातें की वो मार्केट का सरफेस लेवल का ज्ञान था। अब असल मुद्दा क्या है आए मैं आपको बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसे है कि 27 फरवरी 2026 ईरान पर हमले से पहले जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट थी वो एक बाइंग फ्रेंजी में थी। इट वाज ओवरवैल्यूड and the peak PE ratio of S&P 500 was 1:54, which is the highest. Prior to this, these valuations या ratios हमने सिर्फ तब देखी हैं जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे पहले 99 का .com बबल आया था। The Dow Jones was on a winning streak of 11 consecutive months after the post-tariff crisis of April 2025, often known as the liberalization shenanigan. यूरोप में हालात और भी ज्यादा क्रेजी थे उस वक्त। जर्मन डैक्स 40% अप थी सिर्फ 2025 में। जापानीज निकी 2 to 5 डबल कर गई थी वैल्यूएशन में सिर्फ 10 ट्रेडिंग मंथ्स में, सिंस मई 2025 टू फरवरी 2026। मुझे नहीं याद कि हमने इतनी बुलिश मार्केट आखिरी बार कब देखी थी जो 10 महीने में डबल हो जाए। अब दुनिया जो भी बकवास करे, ईरान वॉर की वजह से मार्केट्स नीचे आ गई हैं, ब्ला ब्ला ये वो, लेकिन असल बात यह है कि मार्केट्स एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड थी और जंग ना भी होती तो मार्केट से नीचे आना ही आना था। मार्केट्स ने अपने आप को करेक्ट करना था। बहुत सारे मेरे लिसनर्स को शायद इस बात का इल्म ना हो कि मार्केट्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होती हैं। जब इंटरेस्ट रेट में कमी होगी तो मार्केट्स ऊपर जाएंगी एज लोन्स गेट चीपर, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट नीचे आएगी क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अब उस टाइम पर कोई जंग हो ना हो, मार्केट्स या इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जनरल पब्लिक को फर्क पड़ता है। और असल में जनरल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक स्टोरी चलाई जाती है कि जंग हो गई। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक फेडरल रिजर्व और दुनिया के दीगर सेंट्रल बैंक्स रेट कट्स साइकिल में थे। रीजन क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे थे और 2026 में इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। द करंट इन्फ्लेशन रेट इन यूएस इज 3.1%. Year on year yield is 1.1%, which is higher than the federal mandate of 2%, like keeping the inflation at 2%. और इन्फ्लेशन ही इन मार्केट्स की तबाही की वजह बन रही है 2026 में जंग नहीं। एज द फेड्स कांट कट द इंटरेस्ट रेट इफ द इन्फ्लेशन स्टेज अबव द 2% मैंडेट। अब फेडरल रिजर्व को ये चूज करना है, या तो वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करें या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। एसेट होल्डर्स का भी फ्यूचर बहुत ही ग्लूमी दिख रहा है क्योंकि रियल पेन इस वॉर की अभी आना बाकी है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट कट होने से ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाती हैं, उसी तरह गोल्ड भी इंटरेस्ट रेट कट होने से ऊपर जाता है क्योंकि रेट कट होने का मतलब होता है डॉलर से पैसा निकलेगा और गोल्ड में जाएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा बेसिकली इन्वेस्टमेंट का। इक्विटी मार्केट्स की तरह गोल्ड भी इस वॉर से पहले एक बुलिश रन पर चल रहा था और गोल्ड इन्वेस्टर्स दुनिया की हर तबाही में खुश हो रहे थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन बदल गई है। अब अगर हम गोल्ड का लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखें तो वो अभी भी अच्छा है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट हाइक देखें तो नियर टर्म में गोल्ड की मां बहन एक हो जाएगी। एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट गोल्ड इज इन अ बबल कैटेगरी। तो दोस्तों, ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट
और ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे है। गोल्ड, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉवरेन रिस्क प्रीमियम, सब पर पड़ता है। और ये कॉस्ट लिमिटेड नहीं है जस्ट टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कॉस्ट तो है reconstruction of damaged energy and public infrastructure. On the other hand, Iran is living under sanctions and tight economic conditions from decades now. तो वो तो used to हैं to live in such situations और deal with such situations. या पर क्या दुनिया रेडी है या थी? हरगिज नहीं। इसलिए इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना, क्योंकि कभी कभी एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर देता है। इन द एंड, एज द वॉरेन बफेट सेड, बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। तो दोस्तों, ये था इस वॉर का प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिकल एनालिसिस। ये था आज का इंटेलेक्चुअल करप्ट। तो सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।